युवराज रुद्रदेव जब चोरी चुपके होम मिनिस्टर योगेंद्र सिंह के बंगले में घुसे तो उन्हें वहां किसी के होने की आशंका हुई। किसी के होने की आशंका को भांपकर युवराज रुद्रदेव सीढ़ियों के पास बने खंभे के पीछे छुप गए थे। वहां से उन्हें चार लोग एक बोरे में कुछ ले जाते हुए दिखाई दिए। युवराज रुद्रदेव पहले तो उन लोगों को पहचान नहीं पाए, लेकिन उनकी निगाह जब रणवीर प्रताप पर पड़ी तो वो चौंक गए थे। जिस रणवीर प्रताप को वो इंद्रनगर का राज चिन्ह मिलने के बाद से ढूंढ रहे थे, वो आज उन्हें योगेंद्र सिंह के घर में मिल गया था। रणवीर प्रताप को वहां देखने के बाद युवराज रुद्रदेव की आंखों में आशा की एक किरण दिखाई देने लगी थी। युवराज रुद्रदेव ये समझ गए थे कि हो ना हो भगवान आज उनके साथ है। लेकिन शक्ति मौली को लेकर ईटानगर से भागा रणवीर प्रताप योगेंद्र सिंह के खाली पड़े बंगले में क्या कर रहा था, और उसके साथ बाकी के तीन लोग कौन थे? क्या उस बोरे में उन्होंने शक्ति मौली को कैद किया हुआ था, या फिर इसके पीछे का राज कुछ और था? इसका खुलासा होना अभी बाकी था। रणवीर प्रताप, मेरी बात सुनो। युवराज रुद्रदेव ने सीढ़ियों के ऊपर से ही रणवीर प्रताप को आवाज देते हुए कहा, और उसके बाद उसकी तरफ चल पड़े थे। उनकी आवाज सुनने के बाद रणवीर प्रताप समेत बाकी तीनों लोगों के कदम एकदम से ठिठक गए थे। उनके चेहरे पर एक डर फैल गया था। वो डर बिल्कुल वैसा ही था जैसा चोरी पकड़े जाने के बाद होता है। हम पकड़े गए रणवीर सर। मैंने पहले ही कहा था कि हमें मिनिस्टर के घर नहीं जाना चाहिए। रणवीर प्रताप के साथ मौजूद एक आदमी ने डरते हुए कहा। वो एकदम रुआंसी भरी आवाज में बोल रहा था। उसकी बात सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे पकड़े जाने के डर ने उसे अंदर तक हिला दिया हो। रणवीर प्रताप के साथ जो बाकी के तीन लोग थे, वो टिया, टिया के पापा और रणधीर नहीं थे। वो तीनों लोग अनजान थे, जिन्हें इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। तुम चुप रहो और जुबान मत खोलना। तुम तीनों इस बोरे को संभालो, मैं देखता हूँ। इतना कहकर रणवीर प्रताप ने वो बोरा छोड़ दिया था और अपने पास रखी गन को बाहर निकालकर उस पर साइलेंसर लगा दिया था, जिससे कि वहां पर शूट होने की आवाज ना सुनाई पड़े। रणवीर के पास गन देखकर वो तीनों लोग डर गए थे। ये आप क्या करने जा रहे हैं सर? अगर आपके हाथों यहाँ किसी की डेथ हुई तो हम सब मारे जाएंगे। वहां मौजूद एक दूसरे आदमी ने कहा। मैं कह रहा हूं कि तुम लोग बोरा लेकर बाहर चलो, मैं आ रहा हूं। समझ में नहीं आता है क्या? रणवीर ने गुस्से से जवाब देते हुए कहा, और उसकी बात सुनकर वो तीनों बिना अगला सवाल पूछे वहां से चले गए थे। उनके जाने के बाद रणवीर प्रताप गन को पीछे छुपाकर खड़ा हो गया था। तब तक युवराज रुद्रदेव उसके पास पहुंच गए थे। मैं तुम्हें बहुत दिनों से ढूंढ रहा था और मुझे तुम आज मिले, युवराज रुद्रदेव ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर जैसे ही युवराज रुद्रदेव ने रणवीर प्रताप का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया कि तभी पहले से ही गन लेकर तैयार रणवीर प्रताप ने युवराज रुद्रदेव के पेट में गोली मार दी। फुचुक की आवाज करके गोली सीधा जाकर युवराज रुद्रदेव के पेट में घुसकर पार हो गई थी, और गोली का झटका लगने की वजह से युवराज रुद्रदेव छिटक कर दूर जा गिरे थे। युवराज रुद्रदेव को गोली मारने के बाद रणवीर प्रताप वहां से भाग गया था। वो लोग योगेंद्र सिंह के बंगले में दूसरी साइड से घुसे थे, इसलिए जब वो लोग बाहर निकले तब बाहर खड़े होकर युवराज रुद्रदेव के आने का वेट कर रहे रॉकी और शांति देवी की निगाह उनके ऊपर नहीं पड़ी थी। रणवीर प्रताप बाहर जाने के बाद अपने तीनों आदमियों को साथ लेकर वहां से निकल गया था। उसके बोरे में क्या था और उसने टिया, रणधीर और टिया के पापा और शक्ति मौली को कहां छोड़ा था, इसका खुलासा होना अभी बाकी था। रणवीर प्रताप तो वहां से निकल गया था, लेकिन पेट में गोली लगने से घायल हुए युवराज रुद्रदेव अपने पेट से बह रहे खून को रोकने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने जादुई बारिश कराकर अपने बहते हुए खून को तो बंद कर लिया था, लेकिन उनको अपने पेट में अभी भी बेतहाशा दर्द महसूस हो रहा था। युवराज रुद्रदेव किसी तरह बाहर निकलकर आ गए थे, और उन्हें घायल अवस्था में बाहर आता देखकर रॉकी और शांति देवी दोनों चौंक गए थे। शांति देवी तुरंत गाड़ी से उतरकर युवराज रुद्रदेव को संभालने में लग गई थी। क्या हुआ युवराज? शांति देवी ने सवाल किया। अंदर रणवीर प्रताप था, वो बोरे में कुछ लेकर जा रहा था। मैंने उसे केवल आवाज दी और उसने बिना बात किए हुए गोली मार दी, युवराज रुद्रदेव ने जवाब देते हुए कहा, और आगे बोले, गाड़ी जल्दी स्टार्ट करो, हमें उसका पीछा करना है। इतना कहकर वो गाड़ी में बैठ गए थे और शांति देवी ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। इधर युवराज रुद्रदेव शांति देवी के साथ रणवीर प्रताप का पीछा कर रहे थे, और उधर दूसरी तरफ सिद्धार्थ अभी भी सिर नीचे किए हुए बैठा था।
उसे रांझना, अभिमन्यु और वेदिका की बात अंदर तक हिट कर रही थी। जब अभिमन्यु ने कृतिका का नाम लेते हुए उसके गायब होने की बात की थी, उस टाइम सिद्धार्थ का मन बहुत दुखी हो गया था। आखिर उसका मन दुखी भी क्यों ना हो, कृतिका उसकी वजह से ही तो गायब हुई थी। कृतिका को वो आराम से समझा भी सकता था, लेकिन वो अपनी इस जिम्मेदारी से भी दूर भाग गया था, जिसकी वजह से कृतिका घर छोड़कर चली गई थी। आप नहीं जा रहे ना सिद्धार्थ भैया? सिद्धार्थ को खामोश देखकर रंजना ने दोबारा सवाल किया। क्या बताऊं बेटा, भगवान न जाने मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है कि जितना मैंने अब तक हासिल किया था वो सब का सब मुझे खोता हुआ नजर आ रहा है। मुझे तो अब ऐसा एहसास होने लगा है कि बीरेन अंकल ने जो कहा था वो सही कहा था। सिद्धार्थ ने रंजना की ओर देखते हुए कहा। रंजना को सिद्धार्थ के हाथों में मौजूद पारद का असली राज पता था, इसलिए सिद्धार्थ उससे पारद के बारे में खुलकर बातें कर रहा था। अगर आपको ये स्टोन मिला है भैया, तो जरूर आपको किसी बड़े काम के लिए मिला होगा, और बड़े कामों को निपटाने में ये छोटी छोटी चुनौतियां आती रहती हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि आपको इतना घबराना नहीं चाहिए, रंजना ने सिद्धार्थ को समझाते हुए कहा। रंजना के समझाने के स्टाइल से सिद्धार्थ को अपनी माँ निर्मला की याद आ गई थी। सिद्धार्थ जब किसी बात को लेकर बहुत परेशान हो जाया करता था, तब निर्मला भी उसको ऐसे ही समझाया करती थी। लेकिन वो बड़ा काम मुझे पता तो चले, जब से ये मिला है मेरी जिंदगी का सुकून ही गायब हो गया है, सिद्धार्थ ने रंजना से कहा। वक्त आने पर सब पता चल जाएगा भैया, तब तक आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, रंजना ने जवाब दिया। और उसका जवाब सुनकर सिद्धार्थ कुछ और आगे बोलना चाहता कि रंजना ने उसे चुप रहने का इशारा कर दिया था। रंजना का इशारा पाकर सिद्धार्थ चुप हो गया था, और उसने जब पीछे घूमकर देखा तो पाया कि अभिमन्यु उसकी ओर चला आ रहा था। अभिमन्यु को अपनी तरफ आता देखकर सिद्धार्थ सावधान होकर खड़ा हो गया था। गुरबचन उठ गया है सिद्धार्थ, और तुम्हें बुला रहा है, अभिमन्यु ने सिद्धार्थ से कहा। और अभिमन्यु की बात सुनकर सिद्धार्थ तुरंत उनके साथ चला गया था, और रंजना भी उसके पीछे पीछे चली गई थी। सिद्धार्थ जब गुरबचन के पास पहुंचा तो उसने देखा कि गुरबचन उठकर बैठा हुआ है। गुरबचन को उठकर बैठा देखकर सिद्धार्थ की जान में जान आई, और उसने गुरबचन से उसके हालचाल पूछते हुए कहा, आप ठीक हो अंकल? सिद्धार्थ के सवाल पूछने पर गुरबचन ने हाँ में सिर हिला दिया था। उस बल्ली की औलाद को मैं अपनी हाथों से चीर दूंगा, उसने सुकृति और मेरे ऊपर हमला करके बहुत गलत किया है, गुरबचन ने गुस्सा दिखाते हुए कहा। गुरबचन के मुंह से योगेंद्र सिंह के खास आदमी बल्ली का नाम सुनकर यह तो साफ हो गया था कि उनके ऊपर हमला योगेंद्र सिंह के आदमियों ने ही किया था। लेकिन आखिर में बल्ली को यह कैसे पता चला कि सुकृति और गुरबचन दिल्ली में ही है? सुकृति सिद्धार्थ से क्या सच छुपाने का प्रयास कर रही थी, इसका खुलासा होना अभी बाकी था। आप अभी आराम करो गुरबचन अंकल, अभी हमारा वक्त नहीं आया है। हमारा वक्त आएगा तो हम सिर्फ बल्ली को ही नहीं, योगेंद्र सिंह को भी बीच से चीर देंगे। इतना कहने के बाद सिद्धार्थ ने गुरबचन के पीठ पर अपना हाथ रख दिया था। सिद्धार्थ की बात सुनने के बाद ये तो पता चल चुका था कि वो अभी बिसलपुर छोड़कर ईटानगर नहीं जा रहा है, और उसके ना जाने की बात जानकर वेदिका, अभिमन्यु, सुकृति और रंजना खुश हो गए थे। करीब 1 घंटे के बाद सिद्धार्थ छत के ऊपर सिर झुकाए बैठा हुआ था। उसने भले ही ईटानगर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया हो, लेकिन उसे रजत और बीरेन शर्मा की बातें बार बार याद आ रही थी। बीरेन ने उसे आदित्य का उदाहरण देकर यह समझाया था कि उसके स्वभाव में अचानक से बदलाव हो जाने की वजह से उसने कई अपने लोगों को खो दिया था। तो रजत ने उसे सुकृति को लेकर झाड़ दिया था। आखिर तुम हो कौन और क्यों मेरी जिंदगी में आए? क्या था हमारा और तुम्हारा रिश्ता? आखिर तुम मुझसे क्यों मिले? सिद्धार्थ अपने हाथ में मौजूद पारद को देखे जा रहा था। उसने अपनी अंगूठी को बाहर निकालने का प्रयास किया, और इस बार न जाने क्यों वो अंगूठी बाहर आ गई थी। जैसे ही सिद्धार्थ ने अपनी उंगली से अंगूठी को बाहर निकाला, वैसे ही पारद से जुड़े सभी लोगों का कलेजा एक पल को दहल उठा। इंद्रनगर में काले बादल छा गए और बारिश होने लगी। राज्य रक्षक का जो जीवन दीप था, उसकी भी रोशनी काली हो गई थी, जो कि ये सबूत दे रही थी कि पारद राज्य रक्षक के हाथों से दूर जा रहा है। कुलगुरु विचित्रवीर ने जब ये दृश्य देखा तो वो बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि वो अब मरणासन हो चुके थे। लेकिन पारद सिद्धार्थ से दूर नहीं हुआ था, बल्कि सिद्धार्थ ने अपने मन से वो अंगूठी बाहर निकाली थी।
सिद्धार्थ भी अंगूठी के बाहर आने से चौंक गया था। उसने पहले कई बार अंगूठी को बाहर निकालने का प्रयास किया था, लेकिन तब अंगूठी बाहर नहीं निकली थी। सिद्धार्थ ने वो अंगूठी उलट पलट कर देखी तो पाया कि उसमें 2 टुकड़े टूटे हुए थे। उसमें एक जगह से जो टुकड़ा निकला हुआ था वो तो पुराना लग रहा था, लेकिन एक टुकड़ा ताजा निकला हुआ लग रहा था। हालांकि जो दोनों टुकड़ों के टूटने की जगह थी वो मटर के दाने से भी छोटी थी, लेकिन सिद्धार्थ को ये चीज बहुत अजीब लग रही थी। अभी वो अंगूठी को उलट पलट कर देख ही रहा था कि तभी उसे सीढ़ियों से ऊपर से किसी के आने की आहट सुनाई दी, और उस आहट को सुनकर सिद्धार्थ ने उस अंगूठी को फिर से अपनी उंगली में पहन लिया था, और अंगूठी उंगली में पहनते ही इंद्रनगर का मौसम फिर से सामान्य हो गया था और जीवन ज्योति की लौ का रंग फिर से सामान्य हो गया था। क्या कर रहे हो सिद्धार्थ? अभिमन्यु ने सिद्धार्थ से सवाल किया। कुछ नहीं अंकल, मैं बस ऐसे ही बैठा हुआ था, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। आओ मेरे साथ चलो, अभिमन्यु ने सिद्धार्थ से कहा, और उसके बाद सिद्धार्थ वहां से उठकर अभिमन्यु के साथ चल पड़ा था। अभिमन्यु और सिद्धार्थ दोनों गांव से बाहर जाने वाली सड़क पर पैदल ही निकल पड़े थे। गांव से बाहर जाने के बाद अभिमन्यु ने अपनी जेब से सिगरेट की डिब्बी निकाल ली थी और एक सिगरेट निकालकर जला ली थी, और फिर डिब्बी सिद्धार्थ की ओर कर दी थी। सिद्धार्थ ने अभिमन्यु से सिगरेट लेने से मना कर दिया था। आंटी को मालूम है आप स्मोकिंग करते हो? सिद्धार्थ ने सवाल किया, और अभिमन्यु ने ना में सिर हिला दिया था। अभिमन्यु के ना में सिर हिलाने के बाद सिद्धार्थ चुप हो गया था और चलने लगा था। जानते हो सिद्धार्थ, मैं वेदिका से छुपाकर स्मोकिंग क्यों करता हूं? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसे मेरी बुरी आदतों के बारे में पता चले। वो मुझे अपना आइडियल मानती है। उसे लगता है कि मेरे जैसा इंसान कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं उसे अपनी बुरी आदतें छुपा कर रखता हूं ताकि उसका मेरे ऊपर से भरोसा ना उठे। अभिमन्यु सिद्धार्थ को समझा रहा था, और सिद्धार्थ अभिमन्यु की बातों की गहराई को बहुत आसानी से समझ भी रहा था। वो जान चुका था कि अभिमन्यु अंकल आखिर उससे कहना क्या चाहते हैं। अभिमन्यु और सिद्धार्थ बातें करते हुए लगभग गांव से कई सौ मीटर दूर मेन सड़क के पास आ चुके थे। तभी सिद्धार्थ की नजर एक झाड़ी की तरफ गई, और वहां देखकर उसे ऐसा लगा कि जैसे कुछ आदमी किसी एक आदमी को पीट रहे हो। ए, कौन हो तुम लोग, और उसे क्यों मार रहे हो? सिद्धार्थ ने चिल्लाते हुए कहा, और फिर उसी तरफ दौड़ लगा दी थी। आखिर कौन था वो आदमी जिसे लोग पीट रहे थे, और आखिर में क्या था उस बोरे में जिसे बचाने के लिए रणवीर प्रताप ने बिना सोचे समझे चला दी थी गोली? क्या युवराज रुद्रदेव कामयाब हो पाएंगे रणवीर प्रताप को पकड़ने में? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र सिर्फ पॉकेट एफएम पर।